हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। फिर से एक बार हम लोग विज्ञान से संबंधित प्रश्नावली की श्रृंखला कर रहे थे। इसी को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं। आज की प्रश्नावली, हमारे आंतरिक शरीर अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चिकित्सा निदान में अनुचुंबकीय अनुनाद चित्र, ठीक है, यानी संचरण। अब इसकी इंग्लिश है MRI, ठीक है। अब प्रयुक्त किया जाता है, यानी MRI किया जाता है। यह मुख्यतः क्यों संभव है, ठीक है, यानी कि MRI कैसे संभव है। हमारे शरीर में स्थायी चुंबक है, ये तो गलत है। हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र जनित करने के लिए MRI बाह्य चुंबक का प्रयोग करता है। यह हमारे शरीर में चुंबकीय क्षेत्र जनित करने के लिए MRI बाह्य विद्युत क्षेत्र का प्रयोग करता है। यह हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आयनों की गति चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। यही उत्तर हमारा सही होगा। हमारी तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आयनों की गति चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, डी। अगला प्रश्न है, अधोमुखी अथवा पेज के अंदर की ओर धारा, यानी कि अंदर की ओर यदि धारा बह रही है दिशा वाले किसी धारावाहक चालक की कल्पना कीजिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी। दक्षिणवर्ती, वामवर्ती, पेज के अंदर की ओर और पेज के बाहर की ओर लंबवत होती है, ठीक है, परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होती है। तो क्या हो जाएगा, दक्षिणवर्ती। पेज के अंदर की तरफ होगा तो दक्षिणवर्ती होगा, पेज के ऊपर की तरफ होगा तो वामावर्ती होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण, एनसीईआरटी का प्रश्न है ये, सीधा सीधा। पश्चिम की ओर कोई धन आवेशित कण क्या होता है, प्रक्षेपित किया जाता है। यदि आप नॉर्थ और साउथ ले लेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, इधर की तरफ प्रक्षेपित किया जा रहा है, इधर की तरफ। किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विचलित हो जाता है, उत्तर की ओर चला जाता है वो, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है, धनावेशित है, ठीक है, तो किधर की तरफ है, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी दिशा या ऊर्ध्वमुखी दिशा। तो इसका उत्तर है कि ऊपर की ओर होगा, तो ऊर्ध्वमुखी दिशा में, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऊपर की ओर होगा, तभी उसे यदि पश्चिम की तरफ फेंका जाएगा तो किधर की तरफ जाएगा, वो उत्तर दिशा की तरफ जाएगा। अगला है एक धारावाही चालक। कुल मिलाकर के जो फेराडे के दाएं हाथ का और बाएं हाथ का नियम है उसी के आधार पर ये है, ठीक है। एक धारावाही चालक जुड़ा होता है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, धारावाही चालक एक चुंबकीय क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में और स्थिर वैद्युत क्षेत्र में धारावाही चालक जुड़ा होता है। वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है, इन्वर्टर होता है, यूपीएस होता है, अपचाई ट्रांसफर होता है, उच्चाई ट्रांसफर होता है। तो ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। उच्च वोल्टा को निम्न वोल्टा की धारा में परिवर्तित करता है। इन कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इन कथनों पर विचार करना है। हीलियम में हाइड्रोजन का संलयन किसी स्थान पर उच्च तापमान तथा उच्च दाब की संभावनाओं से अधिक होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि सूर्य में यही होता है और पृथ्वी पर उतना तापमान नहीं है और उतना दाब नहीं है, इसलिए क्या है, यहाँ पर नाभिकीय संलयन नहीं होता। तारों में ऊर्जा उत्पादन के कारण हल्के नाभिकों में विखंडन संभव है। ये गलत है। ऊर्जा उत्पादन के कारण हल्के नाभिकों में विखंडन नहीं, संलयन संभव है। न्यूट्रिनो एक कण है जिनमें कोई आवेश तथा स्पिन नहीं होता। बिल्कुल सही है। न्यूट्रिनो एक कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता और ना ही वो क्या करते हैं, घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का मुख्य नाम न्यूक्लियन है, ठीक है। और इनमें से कौन सा कथन से, न्यूक्लियन का मतलब न्यूक्लियस में रहने वाले, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है,
क्या ये न्यूक्लियन है? तो इसमें हमारा 1 और 3 तो सही है, लेकिन जो ऑप्शंस दे रहे हैं उसमें जो गड़बड़ दे रहा है, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो चाहिए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का मुख्य न्यूक्लियन है, का नाम न्यूक्लियन है, ऐसा तो है नहीं। यानी कि न्यूक्लियन जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो हमारा 1 और 3 सही है, 4 भी गलत है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ 1 और 3 यहाँ पर है, 1 और 2 और जो है ना यहाँ, तो हम इसको कह सकते हैं कि सी वाला क्या होगा, सही होगा। लेकिन इसमें क्या है, चौथा वाला भी गलत है। चलिए अगला प्रश्न है, यदि डायनुमा आपर्चर का घूर्णन वेग दोगुना हो तो इसका प्रेरित विद्युत बल क्या होगा? यहाँ डायनमो होना चाहिए। तो यदि डायनमो के जो आर्मेचर है उसका घूर्णन वेग क्या हो जाए, 2 गुना हो जाए, तो इसमें जो घूर्णन बढ़ा दिया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी कि उसके समानुपाती होता है। इन पर विचार कीजिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा किरणें हीलियम नाभिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ द्वारा उत्सर्जित बीटा किरणें नाभिक बनाती हैं। गामा किरणें वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बिल्कुल सही है। नाभिकीय बल कम दूरी सीमा का बल है, ठीक है, यानी कम दूरी का बल है। जो नाभिकीय बल है वो कम दूरी का बल है। इनमें सही कौन सा है? ठीक है, तो इसमें हमारे सभी सही है। पहला वाला भी सही है, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला भी और चौथा वाला भी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसमें सभी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है, सभी हैं। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय बल स्पिन पर निर्भर है, यानी कि घूर्णन पर निर्भर है। पदार्थ का चौथा कण प्लाज्मा अवस्था कहलाता है, चौथा चरण प्लाज्मा अवस्था कहलाता है, ठीक है। 3 ही होते, ठोस, द्रव, गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा अवस्था, चौथा अवस्था। नाभिकीय बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण होता है, जो नाभिकों के बीच पृथक्करण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। सोलर ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें है चारों सही हैं, तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 और 1, 2, 3, 4 सही है, तो डी उत्तर हो जाएगा। इस बात है, एक परमाणु विस्फोट में ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलने के रूपांतरण का कारक है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर ये है कि नाभिकीय ऊर्जा किसमें बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है, परमाणु विस्फोट में ऊर्जा बड़ी मात्रा में निकलने का रूपांतरण है। तो इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा है वो किस में होती है, ऊष्मा में बदल जाती है, ठीक है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। अच्छा एक सेकंड, नाभिकीय ऊर्जा ऊष्मा में बदलती है या द्रव्यमान ऊर्जा ऊष्मा, हाँ यहाँ गड़बड़ हो गया है, जो है माफी चाहता हूँ। नाभिकीय ऊर्जा नहीं, नाभिकीय ऊर्जा भी द्रव्यमान ऊर्जा से मिलती है ना। तो जो द्रव्यमान क्षति होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ठीक है। जो न्यूक्लियनों का ह्रास होता है वो ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है। चाहे परमाणु विस्फोट ले लीजिए, परमाणु संलयन ले लीजिए, दोनों में यही होता है। संलयन अभिक्रिया को उच्च तापमान पर रखा जाता है, क्योंकि संलयन अभिक्रिया उच्च तापमान पर होता है। नाभिक उच्च ताप पर क्या होता है, टूटता है। ये अणु उच्च ताप पर टूटते हैं, परमाणु उच्च ताप पर आयनित होते हैं। या प्रतिकर्षण बल के विपरीत संलयित होने के लिए गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो हमारा ये डी है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध संलयित होने के लिए, ठीक है, गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। क्योंकि दो नाभिक मिल करके और क्या होते हैं, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं।
तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है, इसलिए उनको मिलने के लिए गतिज ऊर्जा अधिक होनी चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विखंडन एक नियंत्रित दर पर होता है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय रिएक्टर विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करता है जो बाद में जलता है, इसमें ये गलत है बिल्कुल। नाभिकीय विखंडन जो है ना, यानी कि नाभिकीय विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं करता। विखंडनीय पदार्थ उसमें क्या होता है, यानी कि ऑलरेडी रहता है। सामान्यतः यूरेनियम नाभिकीय ईंधन है जो यूरेनियम 235 समस्थानिक से समृद्ध होता है, बिल्कुल ये सही है, यही होता है उसका विखंडनीय पदार्थ। अगला है, सामान्यतः ग्रेफाइट या भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है, ये सही है। तो 1 और 3 और 4 सही है, ठीक है। तो 1 3 4 सही है, तो हमारा क्या हो गया, डी उत्तर हो गया 1 3 और 4। अगला प्रश्न है, स्वाभाविक रूप से भारी तत्व हैं, ठीक है, यानी कौन से तत्व क्या हैं सामान्य तौर पर प्राकृतिक रूप से भारी तत्व में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा है, थोरियम। थोरियम क्या है, भारी तत्व है, ठीक है। बाकी क्या है, भारी तत्व स्वाभाविक रूप से नहीं है, ठीक है, ये भी और ये भी। मरकरी तो हल्का तत्व है। इन कथनों पर विचार करना है। नाभिकीय बल प्रकृति में सबसे मजबूत बल है। परमाणु बिजली संयंत्र विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये तो सही है। लेकिन जो विखंडन होता है वो क्या होता है, उस पर कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। यानी कि कंट्रोल्ड का मतलब है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है उसमें। कैडमियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होता है। और आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान E=mc² है, ये बिल्कुल सही है। तो इसके सभी सही हैं। नाभिकीय बल प्रकृति का सबसे मजबूत बल होता है, बिल्कुल सही है। संयंत्र में विखंडन सिद्धांत पर आधारित कार्य करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नियंत्रित और अनियंत्रित का मैटर जो है ना नहीं है। परमाणु बिजली के संयंत्र भी और परमाणु बम भी, ठीक है, दोनों विखंडन सिद्धांत पर हैं, लेकिन बिजली संयंत्र जो है नियंत्रित है और परमाणु बम अनियंत्रित है। कैडमियम रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, सही है। कैडमियम की छड़ें लगाई जाती हैं उसमें न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² है, और यही क्या करता है, जो द्रव्यमान है यही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो द्रव्यमान हटता है। तो इसमें कौन से सही हैं, तो यानी चारों सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब सही है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, ठीक है, यानी कि विचार करना है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है, बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है, और यही सूर्य में होता है। नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अब इसमें कौन सा सही है, तो इसमें क्या है, इसमें तीनों सही हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तीनों सही हैं, डी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लूटोनियम 239 को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, और बोरान का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में अवांछित न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए यानी होता है, या प्राकृतिक रूप से यूरेनियम 238 की उपलब्धता यूरेनियम 235 से बहुत अधिक होती है, ठीक है। इनमें कह रहा है कि कौन सा सही है, तो इसमें एक ही सही है, प्लूटोनियम 239 को कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, बाकी क्या है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल 70 दिन है। किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु काल 70 दिन है, यानी कि 1 किलो 70 दिनों में आधा किलो हो जाएगा।
1 ग्राम 70 ग्राम यानी 70 दिनों में आधा ग्राम हो जाएगा। तथा 1 ग्राम के समान पदार्थ का अर्ध आयुकाल कितने दिनों बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा। ठीक है, देखिए 70 दिन में तो क्या हो जाएगा, 50 ग्राम रह जाएगा। अगले 70 दिन में वो कितना रह जाएगा, 0.25, यानी कि जो है 50 ग्राम नहीं, ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम का क्या हो गया 0.5 ग्राम, फिर 0.25 ग्राम, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 140 दिन में। ठीक है, जितना होगा उसका आधा, अगले 70 दिन में इसका आधा रह जाएगा, यानी 12.5 रह जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि फिर खत्म हो जाएगा, नहीं, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि कम होता जाता है, कम होता जाता है। अल्फा कण किस परमाणु के नाभिक होते हैं, तो हीलियम के नाभिक होते हैं। ठीक है, अल्फा कण किसके होते हैं, हीलियम नाभिक होते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता का मात्रक क्या है, आर्मस्ट्रांग, कैडिला, फर्मी, क्यूरी। तो इसका होता है रेडियो एक्टिवता का क्यूरी। मैडम क्यूरी के जो रिस्पेक्ट में इसे इन्हें दिया गया था रेडियो एक्टिवता की खोज करने के कारण। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का प्रयोग होता है। मंदक का जो प्रयोग होता है, मंदक का मतलब कम करना। ठीक है, तो मंदक का जो प्रयोग होगा वो किसके लिए होता है, न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, उनमें से 2 न्यूट्रॉनों को क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो यही है। अगला है, निम्न तत्वों में कौन सा रेडियो एक्टिव नहीं है, जर्कोनियम, यूरेनियम, रेडियम, प्लूटोनियम। ठीक है, इसमें कौन सा क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो इसमें जो जर्कोनियम है ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, प्लूटोनियम भी है। अल्फा बीटा गामा किरणों की भेदन शक्तियां अपने आरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो अल्फा बीटा गामा है उनमें अल्फा की भेदन क्षमता सबसे कम होती है, बीटा की उससे ज़्यादा होती है, गामा की सबसे ज़्यादा होती है। तो कह रहा है अवरोही, आरोही का मतलब बढ़े हुए, अवरोही का मतलब घटते हुए। तो गामा, बीटा और अल्फा। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, गामा, बीटा, अल्फा। अगला कह रहा है, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी ने की थी। सॉरी, वही है, मैडम मेरी क्यूरी ने की थी, और जिसके कारण ठीक है क्यूरी इसका मात्रक रखा गया था। अगला है, निकट अतीत में हिग्स बोसान कण के अस्तित्व के संसूचक के लिए किए गए प्रयत्न लगातार समाचारों में रहे हैं। इस कण की खोज का क्या महत्व है, हिग्स बोसान। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि मूल कणों में संगति क्यों है। यह निकट भविष्य में हमें 2 बिंदुओं के बीच के भौतिक अंतराल के पार किए बिना एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पदार्थ स्थानांतरित करने की प्रौद्योगिकी विकसित करने में मदद करेगा। ये तो बिल्कुल गलत है। यह हमें नाभिकीय विखंडन के लिए बेहतर ईंधन उत्पन्न करने में मदद करेगा, ये गलत है। ठीक है, हमारा सिर्फ एक सही है, तो केवल एक सही होगा, केवल एक। यानी कि हमें यहाँ समझने में मदद करेगा कि मूल कणों की संगति क्यों होती है, यानी मूल कणों में द्रव्यमान क्यों होता है। ठीक है, हिग्स बोसान ये बताएगा। अगला प्रश्न है, एक परमाणु ढेर यानी परमाणु पाइल का उपयोग होता है, किस चीज में होता है, एक्स किरणों के उत्पादन में, परमाणु विखंडन के आयोजन में, थर्मोन्यूक्लियर विखंडन के आयोजन में, या तापमान में। ठीक है, तो परमाणु विखंडन जब किया जाता है तो परमाणुओं के पाइल ढेर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गाइस ये थे हमारे कुछ भौतिक विज्ञान के प्रश्न जो लगभग मॉडर्न भौतिकी से संबंधित हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी दूसरे लोग हम लोगों के साथ मिल करके अपनी कुछ तैयारियां और बेहतर बना सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए
और पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।